नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन में ग्रामीण पुनरुद्धार को बढ़ावा दिया जाएगा। चीन का थियनचिन पोर्ट बना इको फ्रेंडली। इंडोनेशिया में अभी भी होता है बाल विवाह। अब समाचार विस्तार से। एक नई 5 भागीय योजना के तहत चीन के किसानों और कृषि नवाचार को बेहतर वित्तीय सेवाएं और सहायता मिलेगी। ग्रामीण पुनरुद्धार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना को देश के केंद्रीय बैंक और 4 अन्य सरकारी एजेंसियों ने जारी किया है। इसमें उत्पादन, वितरण और भंडारण के साथ साथ बीज उद्योग और कृषि टेक्नोलॉजी के विकास पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन पर आधारित नीतियों के साथ एक स्थायी वित्तीय सहायता तंत्र बनाने के लिए योजनाएं जारी की जा रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, बॉन्ड, इक्विटी और लीजिंग जैसी कई चैनलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने में मदद करेगी। चीनी विज्ञान अकेडमी द्वारा हाल में किए गए मूल्यांकन से पता चलता है कि चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश ने पिछले 20 वर्षों में पारिस्थितिक विकास देखा है, जिसमें वन क्षेत्र और वन स्टॉक की मात्रा में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2000 से 2020 के बीच तिब्बत में पारिस्थितिक बदलावों पर गौर किया गया और पाया कि तिब्बत पारिस्थितिक अवरोध संरक्षण और निर्माण परियोजना अपने चरण लक्ष्यों तक पहुंच गई है और क्षेत्र में पारिस्थितिक संरक्षण को काफी फायदा पहुंचा है। तिब्बत में घास के मैदान, वेटलैंड और जंगली जानवरों को प्रभावी ढंग से बचाया गया है और कार्बन की रोकथाम, जल और मिट्टी संरक्षण, वायु रोधी और रेत निर्धारण जैसे प्रमुख कार्यों में काफी सुधार देखने को मिला है। इतना नहीं, जंगली जानवरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। यूनेस्को के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि चाइना के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। इससे यह साफ है कि वर्ल्ड हेरिटेज के संरक्षण में चीन ने काफी तेजी से विकास किया है। यूनेस्को ने हाल ही में बीजिंग सेंट्रल एक्सिस को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने की घोषणा की। इससे देश के वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। इसके अलावा चीन में 43 अन्य परियोजनाएं यूनेस्को की अमूर्त कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल हैं। आपको बता दें कि साल 2012 से चीन की केंद्र सरकार ने वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स के रखरखाव, बचाव, देखरेख और प्रदर्शन में तेजी लाने के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बिग डेटा और ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से उत्तरी चीन का थियनचिन पोर्ट अब ज्यादा कुशल और इको फ्रेंडली बन गया है। यह दुनिया का पहला स्मार्ट जीरो कार्बन उत्सर्जन पोर्ट है। थियनचिन पोर्ट ने पर्यावरण की रक्षा, लोडिंग अनलोडिंग क्षमता और परिवहन दक्षता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा यह 5G तकनीक, पेतो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और ड्राइवरलेस तकनीक का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला पोर्ट है। आंकड़ों के अनुसार नई तकनीक के साथ अब लोडिंग और अनलोडिंग में 26.2% कम समय लगता है और डॉकिंग जहाज 28% तेज हो गए हैं। यह पोर्ट सोलर और विंड एनर्जी जैसी ग्रीन एनर्जी पर चलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी है। बोर्डो वाइन न केवल अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि इसकी वितरण प्रणाली भी किसी लिहाज से कम नहीं है। सदियों पुराना व्यापार ढांचे का ज्यों का त्यों बना रहना और बाजार के विकास के साथ लगातार तालमेल बिठाना इस वाइन की कई खूबियों में से एक है। वाइन बनाते वक्त लोकल वाइनरी साल भर के बदलते मौसम के आधार पर उद्योग संघों के साथ मिलकर काम करती हैं, जिससे बोर्डो वाइन की गुणवत्ता और पैदावार तय होती है। बोर्डो ट्रेडिंग सिस्टम में वाइन ब्रोकर एक खास भूमिका निभाते हैं। ब्रोकर वाइन के लिए अंगूर चुनने से लेकर वाइन चखने तक कई पहलुओं में शामिल होते हैं। वाइन व्यापारी ब्रोकर द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी का इस्तेमाल दुनिया भर में वाइन पहुंचाने के लिए करते हैं। आर्थिक अस्थिरता के कारण इंडोनेशिया में बाल विवाह की दर दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो गई है। अजीजा अतीका एक बाल वधू है जिसने 2 वर्षों पहले 16 साल की कच्ची उम्र में विवाह किया था। हालांकि जब उसे अपनी शिक्षा के दौरान पता चला कि वह गर्भवती है तो उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया है। इस स्थिति में उसके पास शादी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा। दुर्भाग्य से अतीका जैसी कई लड़कियां इसी स्थिति से जूझ रही हैं। हालांकि साल 2019 में इंडोनेशियाई सरकार ने विवाह कानून में संशोधन किया, जिसमें लड़का लड़की दोनों के लिए शादी करने की उम्र बढ़ाकर 19 साल कर दी गई। लेकिन यूनिसेफ की माने तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं।
सोलर एनर्जी से चलने वाली ट्राईसाइकिलें जिम्बाब्वे में ग्रामीण ट्रांसपोर्ट को बदल रही हैं। वे न केवल स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देती हैं बल्कि किफायती भी हैं। जिम्बाब्वे में ग्रामीण परिवारों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ता है, लेकिन ट्राईसाइकिलें इस अंतर को पाट रही हैं और ट्रांसपोर्ट के पारंपरिक साधनों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। अब ये ट्राईसाइकिलें जिम्बाब्वे में बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ मिल रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। आज की दुनिया में जहां कला कोई सीमा नहीं जानती, एक भारतीय कलाकार भारत और चीन, दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच समझ बनाने का मार्ग खोज रहे हैं। विकास कुमार एक प्रसिद्ध भारतीय पेंटर और क्यूरेटर हैं और संस्कृतियों को जोड़ने, आपसी सम्मान और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए कला का उपयोग करते हैं। उनके पिता एक कुशल कलाकार हैं और उनसे प्रेरित होकर विकास कुमार कलात्मक परंपराओं में डूबे हुए बड़े हुए। क्या है कि अखिलेश, मेरा जो पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, पूरा पारिवारिक परिवेश जो है ना, वो पूरा कलाकारों का है। मेरे फादर खुद एक आर्टिस्ट हैं और मैंने बचपन से उन्हीं को काम करते देखा, पेंटिंग करता रहा। फिर मैंने अपने मास्टर्स किया पेंटिंग में और फिर दिल्ली में अपना काम मैंने शुरू किया। अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विकास कुमार ने एम्पावरमेंट नामक एक एनजीओ की स्थापना की। उनके एनजीओ कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला प्रोजेक्ट्स का आयोजन करता है। उन्होंने जाने माने कार्यक्रमों में 3 बार चीन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में उन्होंने चाइना नेशनल एकेडमी ऑफ पेंटिंग के बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल आर्ट प्रोजेक्ट में भाग लिया। और एक मेरा ऑर्गेनाइजेशन है एम्पावरमेंट, जिसे हम बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल प्रोजेक्ट्स करते हैं और बराबर पेंटिंग करता रहता हूँ। और ये चाइना जो है मेरा तीसरा विजिट होगा एम्बेसी की तरफ से ही। तो लास्ट जो था लियांगजू में एक रोड एंड बेल्ट रेंडेवू करके एक प्रोजेक्ट था, जिसमें 84 कंट्रीज के 84 आर्टिस्ट आए थे, तब मैं वहाँ पे था। विकास कुमार चीन में समकालीन कला और बुनियादी ढांचे के प्रभावशाली विकास की सराहना करते हैं। उनका मानना है कि भारतीय कलाकार समकालीन कला में उत्कृष्ट हैं, लेकिन चीन में संस्थागत समर्थन कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए कहीं अधिक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। देखिए, क्या है कि वैसे तो हम दोनों बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं, भारत और चाइना, तो बहुत सारी चीज़ें समान भी हैं क्योंकि बुद्धिस्ट कल्चर हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट सीन है वो चाइना का नो डाउट बहुत बेटर है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें जो देखता हूँ, अगर मैं भारत से उसको मैं कंपेयर करूँ तो हम लोग कहीं थोड़ा सा पीछे दिखते हैं। जबकि कला में नहीं, जो कला के मैं स्ट्रक्चर और जो इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, कला तो हम लोग भी समकालीन कला में भारतीय चित्रकार भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ का मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों को साथ लेके जैसे चल रहे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विकास कुमार का मानना है कि कला समाज को दर्शाती है और मानवता के लिए आवश्यक है। वह कला को सामाजिक बदलावों के साथ विकसित होते हुए देखते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कला तो हमेशा समाज का एक हिस्सा रहा है और समाज का दर्पण भी रहा है। कला है, समाज है, कला है हमेशा से। लेकिन हाँ, युवाओं को बहुत सारे एवेन्यू दिख रहे हैं, अब डिज़ाइन में भी दिख रहे हैं, कला से जुड़ा हुआ दूसरी जो ब्रांच है। और कला तो हमेशा ही साथ रहेगी, हमेशा ही चलती रहती है। विकास कुमार भाषा और भू राजनीतिक बाधाओं को पार करने की कला की अनूठी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। वह भारत और चीन के बीच गहन सांस्कृतिक आदान प्रदान की वकालत करते हैं। साथ ही इस बात पर जोर देते हैं कि लोगों के बीच सीधा संपर्क स्थायी संबंध और समझ बनाने की कुंजी है। मैं इसके संदर्भ में आपको बताता हूँ, जो मेरा पहला मुलाकात हुआ था चाइनीज़ डेलीगेशन से, वो लास्ट गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट सॉफ्ट, जिसे हम सॉफ्ट पॉलिसी बोलते हैं, जो इनिशिएटिव किया था चाइना के साथ, तो विमेन आर्टिस्ट रेजिडेंसी था जयपुर में डिगी पैलेस में, जो हम ही ने क्यूरेट किया था। तो मेरा पहला जो इंटरेक्शन वो वहीं से हुआ। और कला एक ऐसी चीज़ है जो कि बिना भाषा के हम दोनों को जोड़ती है। कला की कोई भाषा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है। तो कला ही सबसे अच्छा माध्यम है एक दूसरे से मिलने का। और अगर कला और संस्कृति को हम लोग समझ सकें एक दूसरे की और उसकी रिस्पेक्ट कर सकें, तो नथिंग कुड बी बेटर दैन दैट। हम लोग बहुत खूबसूरत दुनिया बना सकते हैं अगर एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें, कला को समझ सकें। देखिए, सबसे ज़रूरी तो है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। और चाइना गवर्नमेंट उसके लिए बहुत कुछ कर रही है, इंडिया गवर्नमेंट भी कर रही थी, आजकल कुछ रुका हुआ है। वरना हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि हम एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे की कला को जाएंगे। किताबों से ज़्यादा देखने से बेहतर है कि हम लोगों से मिलें, लोगों को समझें, लोगों को पढ़ें। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।